माइनिंग ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे अलग अलग पॉइंट्स हैं कि भाई आपका ड्राइवेज कैसे किया जाएगा। अगर मैकेनाइज्ड ड्राइवेज अगर आपको करना है, ड्रिफ्ट बनाना है, तो कोल और मेटल में हम किस प्रकार से जो है तो ड्राइवेज कर सकते हैं। मतलब कि इंक्लाइन बनाना है तो शाफ्ट सिंकिंग हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इंक्लाइन बनाना है, ड्रिफ्ट बनाना है, तो मैं किस प्रकार से काम कर सकता हूँ, वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ इसमें जाता है कि आपको जो है तो मिनरल डिपॉजिट्स में आप एक्सेस किस प्रकार से पाते हैं। देखिए, इसके दो तीन तरीके होते हैं। या तो अपन ओपन कास्ट माइंस करते हैं जिसमें कि हम हॉल रोड्स बनाते हैं, सीढ़ियाँ बनाते हैं, स्टेप्स बनाते हैं, रैंप वगैरह बनाते हैं। या कि फिर हम अगर शैलो अंडरग्राउंड माइंस हमें बनानी है तो इसके लिए हम या तो इंक्लाइन बनाएंगे या तो एडिट बनाएंगे। और बहुत ज़्यादा डीप अंडरग्राउंड माइंस हैं तो उस केस में हमें शाफ्ट बनाना रहता है, ठीक है। तो शाफ्ट तो हमने ऑलरेडी देख लिया किस प्रकार से शाफ्ट होता है, राइडर वगैरह क्या होते हैं, उसका स्कैफर प्लेटफॉर्म कैसा होता है, क्या उसमें अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, वाइंडिंग इंजन वगैरह कैसे सेटअप किया जाता है, ये सारी डिटेल्स हमने चेकआउट कर ली है ऑलरेडी। लेकिन अब बात करते हैं अगर इंक्लाइन या फिर एडिट हमें बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंक्लाइन होता क्या है। देखिए, इंक्लाइन क्या है, एक प्रकार का स्लोपिंग रोड है जो कि आप सरफेस से डिपॉजिट तक बनाते हैं। एल्यूवियम बीच में आएगा, कहीं रॉक्स आएंगे, ठीक है, जो कि मिनरल डिपॉजिट के ऊपर बिछे हुए होते हैं। अब अगर आप लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो इंक्लाइन है आपका वो स्टीपली डिपिंग होता है, लगभग 1/4 या फिर 1/5 का जो है तो इंक्लाइन अपन जो है तो बनाते हैं। इस ग्रेडियंट का इंक्लाइन यूजुअली यूज होता है माइंस में, स्टीपली डिपिंग होता है बेसिकली ये, ठीक है। और अगर डिपॉजिट हायर लेवल पे है, मतलब कि आपको जैसे कि मान लीजिए पहाड़ पे है कहीं पर, ठीक है, या फिर कहीं ऐसे लेवल पे है कि आप पहाड़ में पाया जा रहा है, आपको सीधा सीधा जाना है, ठीक है, तो हायर लेवल पे हो गया, मतलब कि जमीन के नीचे नहीं जाना है। जहां पर आप खड़े हैं उससे उससे नीचे नहीं जाना, उससे ऊपर की तरफ जाना है। तो उस केस में हम इंक्लाइन न बनाकर क्या बनाते हैं, एडिट बनाते हैं, ठीक है। एडिट बोलते हैं उसको, जो कि ग्राउंड लेवल से हल्का सा ऊपर उठता हुआ जो है तो ड्रिफ्ट होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं। अब आता है आपका पिट या फिर शाफ्ट। देखिए, अब मिनरल डिपॉजिट में अगर बहुत ज्यादा गहराई में है तो उसके लिए हम पाई या फिर शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब पिट या फिर शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, पिट है ये, पिट या शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली अगर 30 मीटर से, ऐसा कहा जाता है कि 30 मीटर या उससे अधिक अगर गहराई पर आपका क्या पाया जा रहा है, डिपॉजिट पाया जा रहा है, तो उस केस में आप शाफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब शाफ्ट जो है तो उसको मेन शाफ्ट या फिर ऑक्सिलरी शाफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो मेन शाफ्ट होते हैं उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मिनरल का होइस्टिंग करने के लिए ग्राउंड सरफेस तक, ठीक है। और ऑक्सिलरी शाफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है मैन वाइंडिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए, मटेरियल ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोइंग के लिए और फिलिंग मटेरियल के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप स्टोइंग कर रहे हैं तो फिलिंग मटेरियल जो है तो आप सरफेस से बिलो ग्राउंड भेजते हैं, तो उस केस में आपका ऑक्सिलरी शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वेंटिलेशन वगैरह भी माइंस में अगर प्रोवाइड कराना है तो आपका ऑक्सिलरी शाफ्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। कभी कभार बहुत से ऐसे केसेस है जिनमें कि इंक्लाइन शाफ्ट भी बनाए जाते हैं। अब इंक्लाइन शाफ्ट जो होता है वो हमेशा डिप के पैरेलल होता है, जो भी मिनरल डिपॉजिट का आपका डिप होगा उसी के पैरेलल आप कभी कभार शाफ्ट बनाते हैं, ठीक है। वर्टिकल शाफ्ट के बनाने का कारण क्या होता है, कोशिश की जाती है कि हम इंक्लाइन से ही काम चला लें या एडिट से काम चला लें या फिर इंक्लाइन शाफ्ट से काम चला लें। वर्टिकल शाफ्ट्स को हम ज्यादातर अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि इसके कोलैप्स होने का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि भाई ये कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दूसरा पॉइंट तो ये कि इसको बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तीसरा, इसका मेंटेनेंस मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और खतरे बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोडक्शन भी अफेक्टेड रहता है, उतना ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत का काम है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत का काम हो जाता है। अब जहां पर दो या उससे अधिक डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड से हमें उन्हें निकालना है, तो उस केस में हम क्या बनाते हैं, स्टेपल पिट बनाते हैं। जैसे कि एक डिपॉजिट से दूसरे डिपॉजिट तक आप लोगों को मैंने दिखाया था, ये एक प्रकार का सेकेंडरी शाफ्ट होता है। या फिर हम क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट भी बनाते हैं। अब कोल माइंस की अगर टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो देखिए, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कोल माइंस और आपका मेटल माइंस में सेम है। कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो कि सेम नहीं है, ठीक है।
अब देखिए स्टेपल पिट सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है, अब इस प्रकार से हमें दो पार्ट्स में हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे कि एक मेटल माइनिंग का हो गया और दूसरा कोल माइनिंग का हो गया। मेन क्या है ना, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये सारी है डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस हमें रटी हुई होनी चाहिए जितनी भी चीजों की हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहला तो आता है स्टेपल पिट या फिर ब्लाइंड शाफ्ट। क्या होता है बेसिकली, क्या होता है, ये एक प्रकार का वर्टिकल शाफ्ट होता है जो कि एक अंडरग्राउंड वर्किंग प्लेस को दूसरे अंडरग्राउंड वर्किंग प्लेस से जोड़ने का काम करता है, और ये सरफेस तक एक्सटेंड नहीं करता है। दूसरा होता है आपका क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट। ये क्या है कि इसे ड्रिफ्ट या फिर ब्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये एक ऐसा अंडरग्राउंड रोडवे है जो दो या उससे अधिक कोल सीम्स को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। ये अब हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेपल पिट है, अब स्टेपल पिट और क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट में यही बस बेसिक डिफरेंस बस इतना ही है कि ये जो स्टेपल पिट होता है ना, ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल शाफ्ट होता है, और ये जो क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट है ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और इंक्लाइन भी हो सकता है, वर्टिकल नहीं होता है, ठीक है। अगर वर्टिकल है तो स्टेपल पिट उसको हम बोलेंगे। दूसरा आता है आपका गैलरी। गैलरी क्या है, जो कोल सीम्स में हम रोड ड्राइव करते हैं उसको बोलते हैं गैलरी, ठीक है। डिप गैलरी या फिर डिप किसे कहा जाता है, अब ऐसा रोड जो कि हम कोल सीम के अलोंग डिप, कोल सीम का जो भी डिप है उसके अलोंग अगर हम कोई रोड ड्राइव करते हैं तो उसको डिप गैलरी या फिर डिप कहा जाता है। लेवल गैलरी या फिर लेवल क्या कहा जाता है, स्ट्राइक के अलोंग, ठीक है। अगर कोल सीम के डिप के अलोंग बनाया तो डिप गैलरी या डिप, अगर कोल सीम के स्ट्राइक के अलोंग हमने रोडवे बनाया है तो उसे लेवल गैलरी या फिर लेवल, ठीक है। उसके बाद आता है स्टोन गैलरी। स्टोन गैलरी क्या है कि आपका जो कोयला का सॉरी गैलरी का जो एक एंड है वो कोयले में है और दूसरा एंड जो है वो है ब्लाइंड एंड, ठीक है। वो आपका रॉक में रहता है, जो आपका कंट्री रॉक है उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट, अब स्टोन में एक ऐसी रोड जो कि दो या दो से अधिक कोल सीम्स को कनेक्ट करती है, ठीक है, उसको ड्रिफ्ट कहा जाता है। जैसे कि क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ड्रिफ्ट बोल ले या क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट बोल ले, ठीक है। बस अंतर ये रहता है कि ड्रिफ्ट जो है कनेक्टेड टू द सरफेस होता है, ठीक है, कनेक्टेड टू सरफेस, सरफेस से कनेक्टेड रहता है। और ये जो क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट है ये अंडरग्राउंड होता है पूरी तरह से, ये सरफेस से कनेक्टेड नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस यही है। उसके बाद आता है पिलर, जो अंडरग्राउंड में हम सॉलिड ब्लॉक छोड़ते हैं कोयले का जिसके चारों तरफ गैलरीज बनी होती है, उसको पिलर कहा जाता है। ये बेसिकली नेचुरल सपोर्ट होता है रूफ को माइंस में, ठीक है। क्रॉस कट, क्रॉस कट क्या होता है, एक ऐसी गैलरी जो पिलर्स के क्रॉस हमने बनाया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कट बोलते हैं। हेडिंग क्या होता है, गैलरी का जो मेन पोर्शन होता है जहां पे हम कोयले को कट कर रहे होते हैं, जो फेस होता है, ठीक है, उसको अब जैसे कि अब फॉर एग्जांपल अगर अंडरग्राउंड कोल माइंस की बात करूं तो हम कैसे करते हैं काम, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। दो इनटेक हमारे हो गए, ठीक है, दो इनटेक हो गए। अब ये हेडिंग नंबर 1 2 3 4, ठीक है, चार हेडिंग्स है टोटल, तो इसको बोलते हैं हेडिंग, ठीक है। अब ये जो वर्किंग प्लेस होता है, जैसे ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 तो क्या है, इसके फेस है, नंबर ऑफ फेस, ठीक है। जो मूविंग फ्रंट होता है बेसिकली उसको फेस कहा जाता है, ये एक प्रकार का वर्किंग प्लेस होता है, ठीक। अगर अब बात करें मेटल माइन टर्मिनोलॉजी की, ये आपका एससीसीएल वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब चूंकि विनिंग एंड वर्किंग का क्लास है, डीजीएमएस वाले भी हैं और मेटल माइंस वाले भी हैं, तो उनके लिए ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए बता दूं। लेवल क्या होता है, आपका जो ओर बॉडी के अलोंग कोई रोडवे बनाते हैं, स्ट्राइक के अलोंग कोई रोडवे बनाते हो तो उसको लेवल बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस कट क्या हो गया, आपका एक ऐसा रोडवे जो कि शाफ्ट से और होते हुए कंट्री रॉक में जाता है, ठीक है। कंट्री रॉक में रोडवे से एक ऐसी सॉरी शाफ्ट से एक ऐसी रोडवे बनाना कंट्री रॉक में जो कि आपके ओर डिपॉजिट तक जाता है, उसको क्रॉस कट कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये अंडरग्राउंड कोल माइंस में, अंडरग्राउंड मेटल माइंस का ये क्या है, शाफ्ट है। अब यहाँ से मैंने एक रोडवे बनाई ताकि मैं कहाँ तक पहुंच सकूं, अपने कोल सीम तक पहुंच सकूं या ओर डिपॉजिट तक पहुंच सकूं, उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको बोलता हूं क्रॉस कट, क्रॉस कट।
ठीक है। ड्रिफ्ट ड्राइव या फिर ड्रिफ्ट क्या होता है, ये एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल टनल होता है, ठीक है। ये स्ट्राइक के पैरेलल होता है। अब ये फुटबॉल में भी हो सकता है या हैंग बॉल में भी हो सकता है, ठीक है। क्रॉस ड्रिफ्ट या फिर क्रॉस ड्राइव क्या होता है, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड रोडवे है जो कि और बॉडी के अंदर बनाया जाता है हैंगबॉल और फुटबॉल के बीच में, ठीक है। ये बेसिकली राइट एंगल पे होता है ड्राइव के या फिर ड्रिफ्ट के। रीफ ड्राइव क्या होता है, वेन को ही रीफ ड्राइव बोलते हैं। अब देखिए वेन और लोड में क्या डिफरेंस होता है, एक तो होता है वेन, दूसरा होता है लोड, ठीक है। दोनों ही सेम चीज है, बस डिफरेंस क्या है, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सरफेस हो गया, यहाँ पे मेरा ओर डिपॉजिट पाया जा रहा है, ठीक है। ये मेरा ओर डिपॉजिट है। अब ये ओर डिपॉजिट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड में जमीन के नीचे बेसिकली कहीं पर कोई क्रैक था, ठीक है। अब उस क्रैक के अंदर जब मैग्मा निकला तो जाके भर गया, ठीक है, उस क्रैक में। अब ये क्रैक अगर पतला है तो इसको मैं वेन बोलूंगा। ये क्रैक का जो एरिया है बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, मोटा सा है, बढ़िया, तो उसको मैं लोड बोलूंगा, ठीक है। अगर क्रैक बहुत बड़ा है तो लोड, और अगर क्रैक बहुत पतला है, बारीक सा क्रैक है, तो उसको वेन कहा जाता है, ठीक है। लेवल इंटरवल, दो लेवल के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसको उसको लेवल इंटरवल कहा जाता है। उसके बाद आता है सब लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल। बेसिकली एक अगर रोडवे आप बना रहे हैं, ठीक है, दो लेवल्स के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं सब लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। इसके बाद आता है रेज, अगर नीचे से ऊपर की तरफ और बॉडी में आप क्या कर रहे हैं, कोई कनेक्शन बना रहे हैं दो लेवल्स के बीच में, तो उसको रेज कहा जाएगा। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वही कनेक्शन बना रहे हैं और बॉडी के दो लेवल्स के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंज कहते हैं, ठीक है। और शूट्स, अब जब हम ऐसी कोशिश करते हैं कि जो ओर है हमारा वो अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो है तो अपने वजन से ही मूव करे, तो उसको हम ओर शूट्स बोलते हैं। उसके बाद आता है ड्रॉ होल्स, जो छोटे छोटे ओर शूट्स होते हैं उसको हम ड्रॉ होल्स बोलते हैं। और पास, वर्टिकली या फिर स्टीपली इंक्लाइंड अंडरग्राउंड पैसेज, डाउनवर्ड मूवमेंट और के लिए अगर हम बनाते हैं, ठीक है, वर्टिकली या फिर स्टीपली इंक्लाइंड अंडरग्राउंड पैसेज अगर ऐसा बना रहे हैं जिसमें कि हम डाउनवर्ड मूवमेंट कराना चाह रहे हैं और को, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ले जाने जा रहे हैं और को, तो उसको ओर पास कहा जाता है। ड्रॉ पॉइंट जहां पर फ्लोर में आपका पूरा का पूरा क्या हो रहा है कि ऊपर से, जैसे फॉर एग्जांपल ये सारी टर्मिनोलॉजीज एक बार आपको जो है तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, ये सरफेस हो गया, सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ओर डिपॉजिट है, ओर डिपॉजिट है, ठीक है। अब इस ओर डिपॉजिट में ये कुछ इस प्रकार का होता है। और यहाँ पर ना आपके टब्स लगे रहते हैं, माइन कार्स टब्स इस प्रकार से नीचे आके खड़े रहते हैं, इनमें जो है तो लोडिंग किया जाता है, लोडिंग किया जाता है। तो इनमें ये जो यहाँ का पॉइंट हो गया, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो है तो ब्रेस्ट स्टॉपिंग करके या फिर कोई सा भी अदर स्टॉपिंग बना के इस प्रकार से पूरा मटेरियल तोड़ तोड़ के नीचे की तरफ गिराते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ गिराते हैं। फिर यहाँ पे और शूट्स में जाता है, और शूट से इसको जो है तो हम बाहर निकाल लेते हैं माइन कार्स या टब्स की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पर क्या हो रहा है, एक ऐसा स्पोर्ट फ्लोर फ्लोर पे जहां पर
हायर लेवल से अंडर ग्रेविटी जो है तो पूरा का पूरा मटेरियल माइन कार्स में लोड होता है, इसको बोलते हैं ड्रॉप पॉइंट। ये आपका ड्रॉप पॉइंट हो गया, ठीक है, फ्लोर पे। ये आपका ड्रॉप पॉइंट हो गया, ड्रॉप पॉइंट हो गया डीपी, ठीक। अब शाफ्ट में कहीं पर भी अगर आप कोई एक्सकवेशन बनाते हैं, जैसा कि मैंने क्रॉस कट दिखाया था, तो जो पॉइंट है जो शाफ्ट से जहां पर जुड़ रहा है वो आपका क्रॉस कट, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म, प्लेट या फिर स्टेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टोप। स्टोप क्या है, जहां से आपने ओर एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉप। एंड स्टॉपिंग क्या कहलाता है, किसी भी ओर को निकालने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग प्रोसेस बेसिकली, ठीक है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये एक प्रकार का स्टोप है, ठीक है, और इसको जो निकाला जा रहा है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग, ठीक है। स्टॉपिंग, अगर कोल माइंस की बात करें तो जो दीवार खड़ी की जाती है इनटेक और रिटर्न एयरवे को सेपरेट करने के लिए या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सब आइसोलेट करने के लिए, तो वहां पर स्टॉपिंग वर्ड का अलग यूज मतलब होता है। और मेटल माइंस में स्टॉप या फिर स्टॉपिंग का मतलब अलग होता है, ठीक है। तो ओर को एक्सट्रैक्ट करना या ओर बॉडी कहीं पर है तो उसको स्टॉपिंग या फिर स्टॉप कहा जाता है। अब हमें कोल माइंस में स्टोन में ड्राई वेज करना है। स्टोन में ड्राई वेज कोल माइंस में मतलब क्या होता है सर इसका? इसका मतलब ये होता है कि आपका ये सरफेस है, यहाँ पे कोल सीम आपकी पाई जा रही है, ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ तक एक इंक्लाइन रोडवे बनाना चाह रहे हैं। अब ये इंक्लाइन रोडवे जब तक आप बनाएंगे तब तक जब तक कि आप कहाँ नहीं पहुंच जाते, अपनी कोल सीम तक नहीं पहुंच जाते, कोल सीम तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ तो पत्थर ही है ना, कोल सीम तो भाई हमारी नीचे है। तो स्टोन में आप ड्राइवेज कर रहे हो, ठीक है, रोडवे बना रहे हो, कहां तक पहुंचने के लिए, कोल सीम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब यहां से पूरा कोल माइन वालों के लिए है। इसके बाद आपका ड्राइवेज जो है तो ड्रिफ्ट हम कहां पर बनाएंगे, हम जो है तो ड्रिफ्ट बनाने का काम वहां पर भी करेंगे, मेटल माइंस में भी मैकेनाइज तरीके से कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ड्राइवेज करने का जो तरीका है, ठीक है, ड्रिफ्ट ड्राइव करेंगे हम। अब इसमें होराइजन माइनिंग ड्रिफ्टिंग जो है तो किया जाता है ताकि कोल सीम्स तक पहुंचा जा सके। अब इसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि भाई ग्रेडियंट और डायरेक्शन मेंटेन करना है आपको ड्रिफ्ट का। इसके बाद ड्रिलिंग करेंगे, उसके बाद ब्लास्टिंग करेंगे, फिर मकिंग करेंगे और साथ में वेंटिलेशन भी प्रोवाइड कराते चलेंगे, ठीक है। अब आपको ग्रेडियंट जो ड्रिफ्ट है उसका ग्रेडियंट मेंटेन करके चलना है। क्या दिक्कत आ गई है यार। अब देखिए यहां से ना आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या होता है कि जहां पर भी ड्रिफ्ट का ड्राइवेज फॉल्ट के थ्रू जो है तो पता करने के लिए किया जाता है, फॉल्ट का थ्रो पता करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कहीं पर फॉल्ट है और आप ड्रिफ्ट ड्राइव कर रहे हो ताकि आपको उसका थ्रो पता चल सके, ठीक है, कि आखिर कितना वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपके ओवर बॉडी का। तो सीम तक पहुंचा पता करने के लिए किया जाता है ताकि सीम तक पहुंचा जा सके। तब ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मेन हॉलेज रोड के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ड्रिफ्ट ड्राइव करेंगे बट उसका इस्तेमाल हम मेन हॉलेज रोड के लिए नहीं करते हैं। एक बार जैसे ही आपको फॉल्ट का पता चल जाता है, ठीक है, जैसे ही आपको फॉल्ट का पता चलेगा तो आप क्या करते हैं कि आप ड्रिफ्ट से तो मेन हॉलेज के रोड का ड्राइवेज प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका कहना क्या चाह रहा है कि जैसे ही आपने क्या किया, सबसे पहले ड्रिफ्ट ड्राइव किया। अब आप ड्रिफ्ट क्यों ड्राइव कर रहे हैं, ताकि आपको फॉल्ट का थ्रो पता चल जाए कि भाई इसका थ्रो क्या है, कितना दूर तक मेरा जो है तो फॉल्ट है, ठीक है, क्या फॉल्ट कहां तक फैला हुआ है, ये चीजें आपको पता कर चल जाती है, ठीक है। एंड ताकि आप क्या कर सके, अपनी सीम तक पहुंच सके। और जब ऐसा कर रहे होंगे, मतलब कि फॉल्ट का जब थ्रो पता कर रहे होंगे, तब हम जो ड्रिफ्ट है वहां पर किसी प्रकार का हॉलेज रोड का इस्तेमाल, हॉलेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अब इससे ये होता है कि जैसे ही फॉल्ट आपका पता चल जाता है तो आप फिर जो जैसा चाहें वैसा आप मेन हॉलेज जो है तो अपना डिजाइन कर सकते हैं, मेन हॉलेज रोड, और उस हिसाब से आप मेन हॉलेज रोड अपना सेटअप कर लेंगे। अब होता यूं है कि जो सर्वेयर है, ठीक है, जब चूंकि मैंने कहा कि आपको ग्रेडियंट मेंटेन करके रखना है ड्रिफ्ट का, तो इसके लिए क्या करेगा, सर्वेयर के द्वारा परमानेंट रेफरेंस पॉइंट्स जो है तो मार्क किए जाते हैं। अब ये परमानेंट रेफरेंस पॉइंट्स कैसे मार्क किए जाते हैं, प्लग्स की मदद से, मतलब कि खूंटा गाड़ के रूफ में, ठीक है, रूफ में खूंटे गाड़ दिए जाते हैं, है ना,
तो सबसे पहला खूंटा तो गाड़ा जाता है ड्रिफ्ट के स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक है। तो इन रेफरेंस पॉइंट्स की मदद से ही तो पूरा का पूरा सर्वे होता है, ठीक है। सेंटर लाइन मार्क करते हैं ड्रिफ्ट का, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो सबसे पहला जो प्लग आपने मार्क किया है, ठीक है, अब ड्रिफ्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आप और भी ज्यादा गहराई में चलते चले जाएंगे, तो क्या पहला वाले प्लग से आपका काम चल पाएगा? नहीं, आपको तो और भी बहुत सारे प्लग्स लगाने पड़ेंगे, खूंटे गाड़ने पड़ेंगे रूप में। तो आप क्या यूज करते हो, यहाँ पर मास्टर प्लग का इस्तेमाल करते हैं, और हर 10 मीटर आगे बढ़ने पर आप एक मास्टर प्लग जो है तो रूफ में लगाते हो, जो कि सेंटर लाइन पर मार्क लगाया जाता है, ठीक है। दूसरा एक होता है, एक तो हो गया सेंटर लाइन। सेंटर लाइन कहां पे मार्क किया जाता है? रूफ में मार्क किया जाता है। उसके बाद आता है ग्रेडियंट लाइन। ग्रेडियंट लाइन क्या है कि साइड में मार्क किया जाता है, जो आपका गैलरी की साइड्स हैं वहां पर मार्क किया जाता है, फ्लोर से 1 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। रेड कलर से जो है तो मार्क किया जाता है बेसिकली। फिर अब बात करते हैं प्लग्स की। प्लग्स आपका ग्रेडियंट लाइन पे जो है तो फिक्स किए जाते हैं, ठीक है। प्लग्स भी लगाए जाते हैं ग्रेडियंट लाइन पे, हर 3 से 4.5 मीटर की दूरी पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब भाई देखो, ये सब चीजें मार्किंग वगैरह तो कर रहे हो, लेकिन इसको चेक भी तो किया जाएगा कि सारा जो हमारा ग्रेड लाइन है या ग्रेडियंट लाइन है, जो हमारा सेंटर लाइन है, वो सब कुछ सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका जो चेकिंग है तो बेसिकली स्पिरिट लेवल से किया जाता है। किसके द्वारा? ओवरमैन के द्वारा किया जाता है, या फिर जो भी ड्रिफ्ट का इंचार्ज होता है उसके द्वारा किया जाता है। ग्रेड लाइन या फिर सेंटर लाइन सही तरीके से मार्क किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, तो ये तो डेली होता है, डेली बेसिस पे स्पिरिट लेवल से यूज होता है, किया जाता है चेकिंग। दूसरा, ग्रेड लाइन और सेंटर लाइन की चेकिंग जो है तो सर्वेयर के द्वारा हफ्ते में एक बार आके जो है तो किया जाता है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सेंटर लाइन सही तरीके से मार्क्ड है कि नहीं मार्क्ड है, ग्रेड लाइन सही तरीके से मार्क किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है। तो इतनी चीजें होती है। उसके बाद आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करना है हमें, अगर सॉफ्ट सैंडस्टोन है या शेल है, ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाता है कि ड्रिलिंग कैसे करेंगे? भाई ड्रिफ्ट तो बनाना है लेकिन ड्रिलिंग भी करना है, तो ड्रिलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम अगर सॉफ्ट सैंडस्टोन है या फिर शेल है तो उस केस में हम ड्रिल मशीन, हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं पर रोटरी कोल ड्रिल मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बेसिकली इसमें आपका 600 आरपीएम से लेके 240 आरपीएम का वाला जो है तो रोटरी कोल्ड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जो पुल होता है आपका 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक, एक हैंड ड्रिल मशीन से आप इतना पुल ले सकते हैं, है ना, अगर आप मैनुअल लोडिंग कर रहे हैं तो हफ्ते में लगभग 5 मीटर का आपका जो है तो ड्रिफ्ट आगे बढ़ता है। 4x2 का अगर ड्रिफ्ट बना रहे हैं तो हफ्ते में 5 मीटर आप बढ़ेंगे, 2 वर्किंग डेज अगर है तो, ठीक है। हार्ड स्ट्राटा है अगर कहीं पर, तो ये तो देखिए, ये तो सॉफ्ट सैंडस्टोन या फिर शेल के लिए होगा, लेकिन मान लीजिए स्ट्राटा आपका बहुत ज्यादा हार्ड है, तो उस केस में आपको कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिसका पेनिट्रेशन रेट है 0.2 मीटर से लेके 0.3 मीटर तक, ठीक है। अब इसमें हम एयर लेग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के, मतलब अगर आप एयर लेग लगा देते हैं ड्रिल मशीन में, हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन में अगर एयर लेग्स लगा देते हैं तो इससे क्या होता है, वर्कर्स की सेफ्टी इंप्रूव होती है। जैसे हाथ में लेके ड्रिलिंग करते हैं ना, हैंड हेल्ड है तो उससे बचने का क्या होता है, उससे एक प्रकार का खतरा बना रहता है कि कहीं किसी को कोई चोट ना लग जाए। तो इससे अच्छा है कि एयरलैग्स का इस्तेमाल कर ले, इससे वर्कर्स की सेफ्टी बढ़ती है। हाँ, लेकिन एक बात ये याद रखिएगा कि एयरलैग्स कभी भी पेनिट्रेशन रेट को नहीं बढ़ाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि एयर लेग लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि पेनिट्रेशन रेट बढ़ेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एयर लेग का मतलब ये होता है कि वर्कर्स की सेफ्टी इंप्रूव हो, ठीक है। इसी के साथ ही 2 मीटर की एक्स्ट्रा हाइट तक आप क्या कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ही ज्यादा मैकेनाइज्ड काम करना है भाई, हार्ड स्टोन सॉफ्ट स्टोन कोई मतलब नहीं है, मुझे इतना मैकेनाइज्ड काम करना है कि भाई मेरे वर्कर्स भी सेफ रहे, मेरा पेनिट्रेशन रेट भी बढ़ जाए, अच्छी खासी हाइट पे मैं ड्रिल कर सकूं, जहां मन वहां ड्रिल कर सकूं, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, जंबो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। ये किसी भी एंगल पे, कितनी भी हाइट पे आराम से ड्रिल कर लेगा, जंबो ड्रिल मशीन, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में भी आपको पूरा लेक्चर जो है तो बता दूंगा, ठीक है, आखिर वो क्या रहा है। चलो अभी से बता देता हूँ।
Basically, we have to drive a drift in stone so that we can reach the coal seam, our coal seam, and it has several steps by which we can reach the coal seam by driving a drift. First of all, we have to maintain a gradient, and it's the direction of the drift, and after that we will do the drilling, blasting, mucking, and simultaneously we will maintain the ventilation also. Okay, now first of all we have to maintain the gradient of the drift and direction of the drift, so that whatever we can reach the coal seam conveniently, okay, in a particular direction. For that purpose, it is said here that whenever you are going to drive a drift, the surveyor will mark some of the permanent reference points at the starting of the drift with the help of the plugs. Basically, it is a wooden block which is inserted in the roof, so that it is at the starting point of the drift, so that surveyor can get a reference point, and on the basis of that reference point only, surveyor would be able to mark the center line of the drift. After the first plug, whatever the plugs are inserted in the roof, okay, or placed in the roof or fixed in the roof, those plugs are called master plugs. They are placed after every 10-meter interval, okay, along the center line, and the gradient line, center line, it is marked in the roof, okay, center line is marked in the roof, and the gradient line is marked in the sides. Okay, it is marked on the sides with the by red color, and 1 meter above the floor, okay. And in the gradient line also we used to mark the fix the plugs after every 3 to 4.5 meter intervals. After marking the plugs, okay, at regular intervals, it is the duty of overman and drift in charge to check the grade line or gradient from the of the floor and the center line with the help of spirit level, okay. And once in a week, it is the duty of the surveyor to check the grade line or the center line. Now we have to do the drilling. Now, and drilling, why, if you are drilling in a soft sandstone and shale, then you can use the handheld drill machine. Sometimes rotary coal drill machine is also used, but in that case the weekly progress is very less. If you are driving a drift of drift of 4 meter by 2 meter, then your weekly progress will be approximately 5 meter, okay. So you have to use some type of other mechanized drill machines which can do this job very fastly, okay. For that, if it is a hard strata, we can use the compressed air operated drill machine, which will have a penetration rate of 0.3 meter to 0.2 meter to 0.3 meter, okay. This will help you to have a greater speed of drilling, with which your weekly progress also will increase. Now, if we are using a handheld drill machine, as you all know that using a handheld drill machine is a very dangerous job, because the workers used to carry it in their hands, and due to the vibration sometimes it gets slipped over their legs or their hands, which can be very dangerous for them, okay, which can cause injury also. Therefore, for the safety of workers, air legs are used. That means the drill machine is placed on the air legs. It is like this. That means this is your gallery. You have to drill in the sides, okay. Now if you will use air legs, that means your drill machine will be placed over this air leg, and a single worker can operate it in a safe manner. Just remember this thing, that air legs improve the safety of the workers, but it will not increase the penetration rate of the drill machine, okay. And one more advantage of air leg is that it will increase the height up to 2 meters, that you would be able to drill up to 2 meters height extra, okay, by using the air legs. And if you have to drill
in a more flexible manner and more mechanized manner, whether it is a soft sandstone or shale or hard strata, it doesn't matter. Then you can, in that case, you can use the jumbo drill machines, which can drill at any angle, at any type of material, any type of rock. Okay, it can be used very conveniently. Now we have to do the blasting. अब हमें ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी. ओके, जितने भी होल्स ब्लास्टिंग किए जाते हैं, अगर ड्रिफ्ट में अगर आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो सारे के सारे होल्स को एक साथ चार्ज किया जाता है और एक साथ फायर किया जाता है, चार्जिंग करके एक साथ फायरिंग किया जाता है. ठीक है, इसके लिए हम एमएस डिले डिटोनेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, मिली सेकेंड डिले डिटोनेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक्सप्लोसिव्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है. और अगर आप डिले डिटोनेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होने वाला है. ठीक है, ये एक दिक्कत की बात होती है. दूसरा, जो ब्लास्टिंग किया जाता है इसके लिए इनवर्स इनिशिएशन सिस्टम किया जाता है. ठीक है, और जो संपर्स होते हैं, जो सेंटर होल्स होते हैं, उनको इंस्टेंटेनियस, मतलब कि 0 मिली सेकेंड डिले डिटोनेटर्स के द्वारा से कनेक्ट किया जाता है ना, जो कि बिना किसी डिले के फूटते हैं. बेसिकली इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स भी कह सकते हैं, ईडी वगैरह से फिक्स किया जाता है संपर होल्स को. ठीक है, उसके बाद के जितने भी होल्स है उन सभी में हम डिले डिटोनेटर्स लगाते हैं. ठीक है, अब डिले डिटोनेटर्स 100 मिली सेकेंड्स के आसपास का होता है. सो if you have to do the blasting in a drift, then all the holes are charged and all these holes are fired at the same time, and we have to use the millisecond delay detonators because the quantity of explosive is very heavy. And if you will blast the all the holes simultaneously and without using any delay detonators, then it will cause heavy vibration, due to which your drift may get collapsed. Okay, and the other thing is that we used to have a inverse initiation while if you are blasting over there. Okay, the second thing is sumpers and center holes are connected with instantaneous detonators. The detonators which gets initiated without any delay at 0 milliseconds, the sumpers are connected to those detonators. And if you are using the MS delay detonators, then the delay is up to 100 milliseconds. The delay in the MS delay detonators is 100 milliseconds. Okay, अब देखिए इसमें होता क्या है, जब अगर ब्लास्टिंग करते हैं तो जो एवरेज ड्रिफ्ट होता है आपका, ठीक है, 10 से 11 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन वाला अगर ड्रिफ्ट आप यूज कर रहे हैं तो आप 30 से 40 शॉट्स के आसपास जो है तो चार्ज करते हैं. तो टोटल चार्ज आपका 18 केजी से लेके, जो एक्सप्लोसिव आप यूज कर रहे हो 18 केजी से लेके 22 केजी तक का एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है. ठीक है, और जिससे कि आपको लगभग 1.5 मीटर का पुल मिलता है. 1.5 मीटर का पुल आपको मिलता है. ठीक है, मार्किंग. ठीक है, ब्लास्टिंग किया, ड्रिलिंग किया, ब्लास्टिंग किया, है ना, हमने ग्रेडियंट मेंटेन कर लिया, सब कुछ कर लिया. अब आता है मकिंग. What do you mean by mucking? Mucking means removal of blasted rock and cleaning the face. Okay, mucking का मतलब क्या है कि भाई जो हमने रॉक को ब्लास्ट किया है, अब उसे मुझे रिमूव करना है ताकि मैं फेस को साफ कर सकूं. एंड द मक इज पैक्ड इन द ओल्ड गैलरीज विच आर नॉट इन यूज. ओके, मक को हम ऐसी जगह प्लेस पैक कर देते हैं जहां पर जो पुरानी गैलरीज हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन गैलरीज में हम जो है तो मक को इकट्ठा करते हैं. Now for mucking, sometimes if you want to use the mechanized work for mucking. अब अगर आप एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं, किसके लिए? मकिंग के लिए. मतलब आप चाहते हैं कि भाई साहब मैकेनाइज तरीका हो, कोई ऐसा तरीका बताइए सर कि मकिंग तो करना है मुझे, लेकिन इसके लिए अब आप कहिए कि वर्कर्स लगा के गाड़ी फावड़ा दे दूं और वो उठा उठा के ले जाके लोड करें, तो ये देखिए थोड़ा एक दिक्कत वाली बात है. अब इसमें तो मुझे चाहिए मैकेनिकल लोडिंग, बेसिकली मैकेनाइज्ड काम करना है. तो इसके लिए दो चीजें यूज होती हैं. पहला तो है स्लशर. ठीक है, इफ यू वांट टू द मैकेनाइज्ड मकिंग, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज द स्लशर, और द सेकेंड थिंग विच वी कैन यूज इज अ लोडर. ओके, इन दोनों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दीज टू,
आप जो है तो मकिंग की जो प्रोसेस है उसको मैकेनाइज बना सकते हैं विद दीज थिंग्स। यू कैन बाय यूजिंग दीज थिंग्स यू कैन मैकेनाइज योर मकिंग प्रोसेस। ओके, अब इसमें होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये स्लशर का मेथड है, ठीक है। दिस इज अ स्लशर मेथड इन विच हियर वी हैव ऑल द ऑपरेटिंग पॉइंट। इट इज एन ऑपरेटिंग पॉइंट और डिस्चार्ज ऑपरेशन, डिस्चार्ज या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट कह सकते हैं इसको। एंड यहां से क्या है, एक रस्सी, ड्रम होता है, ड्रम में एक रस्सी बंधी होती है जिसे टेल रोप कहा जाता है, और ये नीचे होता है आपका मेन रोप, ठीक है। और यहाँ पे लगा होता है पुल्ली। तो ये टेल रोप से होते हुए टेल रोप जो है तो पुल्ली से होते हुए यहाँ तक जाता है। यहाँ पे होता है आपका एक टब, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे मग को उसमें इकट्ठा करता है, टब में, ठीक है, बकेट में इकट्ठा करता है ब्लास्टेड रॉक को, और उसको लेकर यहाँ पर वापस आ जाता है मेन रोप से, और यहाँ पर डिस्चार्ज कर देता है रैंप पर, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हो जाती है। अब इसको देखेंगे ध्यान से। पुली इस प्रकार से जो है तो लगा रहता है। ये वाली जो पुली है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इस पॉइंट पे जो ये पुली लगा रहता है कुछ इस प्रकार से लगा रहता है। ये देखिए, ये स्लशर यूज किया जा रहा है। दिस इज अ photo in which you will get the idea of the slusher, that this person is operating the slusher from this point, having a drum and the rope winded in it, and from here this rope goes to that pulley, and from that pulley to that bucket which will be used to collect the muck pile. Okay, and from here it comes over here and gets unloaded over the tub, ठीक है। और वहां से इसको हम उठा के लाते हैं और ये टब पर क्या कर देता है, अनलोड कर देता है। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये होता है वी शेप में। अब मटेरियल को डिस्चार्ज करने के लिए आप डायरेक्ट टब्स में डिस्चार्ज कर सकते हैं, हॉपर में डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेटल माइंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो स्टोन ड्रिफ्ट्स होते हैं कोल माइंस के, वहां पर भी इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि एक मैकेनाइज्ड तरीका है। दूसरा जो आपका था वो था लोडर। लोडर कुछ इस प्रकार का होता है। अब इसमें दो चीजें समझिएगा। द अदर थिंग इज द लोडर, दिस इज योर लोडर, ओके, and the loader has a bucket in which the muck will get collected। ओके, ठीक है, लोडर में एक बकेट होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको नंबर 1 नाम दे दूं, नंबर 1। अब ये लोडर जो है बेसिकली दो टाइप के मूवमेंट करता है, ठीक है। अ लोडर कैन हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, वन रैम and the other is sliding। okay, ram means that it will have the movement like up and down with the help of these two arms। okay, it will move up and down with the help of these two arms, this is called ram, ठीक है। these arms are called ram basically। and the other movement it has, it is sliding method, that with the help of these tires a track is situated in the face। okay, आपके फेस में ट्रैक बिछा होता है, उस ट्रैक पर ये स्लाइड करता है, इट विल स्लाइड ऑन दोज ट्रैक्स। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज रॉकर शावल, इट इज ऑल्सो नोन एज रॉकर शावल। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कंप्रेस्ड एयर पावर्ड बकेट होता है, ताकि मक को पुश किया जा सके। बकेट मटेरियल को अपवर्ड एंड ओवर मोशन से टब में डिस्चार्ज कर देता है, या फिर कन्वेयर जो कि लोडर के पीछे लगा रहता है उस कन्वेयर में आपका डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। माउंटिंग किस पे माउंटेड होता है, ये क्राउलर माउंटेड कैटेगरी का भी आता है, न्यूमेटिक टायर्स वाला भी आता है, व्हील्स वाला भी आता है, ठीक है, ताकि रेल्स पर स्लाइड ट्रेवल कर सके, स्लाइड कर सके। क्राउलर माउंटेड सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आपका ड्रिफ्ट की जो ड्रिपिंग ग्रेडियंट है मैक्सिमम 1/4 की ग्रेडियंट है, तो उस केस में क्राउलर माउंटेड सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। राइजिंग गैलरी में आपका टायर माउंटेड जो है तो स्टीप ग्रेडियंट वाला, अगर आपका क्या है रोडवे है, तो उस केस में टायर माउंटेड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा दिक्कत यह है कि ब्रेक जब मारेंगे ना तो कंट्रोल प्रॉब्लम में आपको दिक्कत जा सकती है, इसीलिए क्राउलर माउंटेड को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है।
रिमोट कंट्रोल मकिंग मशीन्स भी आजकल मार्केट में आने लगी हैं। अब ये रिमोट कंट्रोल मकिंग मशीन्स कौन कौन सी हैं? केवो 51111 जो कि एटलस कॉपको के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, जो कि शूट से 4 से 6 मीटर की दूरी तक ऑपरेट कर सकता है। जो भी आपका शूट है वहां से 4 से 6 मीटर की दूरी तक ऑपरेट करता है। अगला है वेंटिलेशन प्रोवाइड कराना हमें। अब वेंटिलेशन प्रोवाइड कराने के लिए नाउ वी हैव टू प्रोवाइड द वेंटिलेशन आल्सो, एंड फॉर प्रोवाइडिंग वेंटिलेशन वी कैन यूज ऑक्सिलियरी फैन और फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्ट फैन। ओके अब देखिए, अगर आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड कराना है, इफ यू वांट टू प्रोवाइड द वेंटिलेशन इन अ ड्रिफ्ट, देन यू हैव टू यूज द ऑक्सिलरी फैन, एग्जॉस्ट फैन या और फोर्सिंग फैन। ओके, in this manner, by using these fans you can provide the ventilation in a drifting or while drifting. Okay, and up to 300 meter length, up to 300 मीटर। ओके, मतलब 300 मीटर तक तो आपके लिए सिंगल फैन सफिशिएंट है। अप टू 300 मीटर सिंगल फैन इज सफिशिएंट फॉर प्रोवाइडिंग द वेंटिलेशन, बिकॉज इस केस में हम क्या करते हैं कि रिसर्कुलेशन को अवॉइड करने के लिए फैन को मेन वेंटिलेटिंग एयर करंट के रास्ते में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट के नियरेस्ट कॉर्नर से कम आपका 5 मीटर दूर होता है, ठीक है। ये जो फैन का इंस्टॉलेशन होता है, तो जो ड्रिफ्ट का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट का नियरेस्ट कॉर्नर होता है, उससे 5 मीटर की दूरी पर जो है तो हम क्या बनाते हैं, अपना फोर्सिंग फैन वगैरह लगाते हैं, ताकि एयर के रिसर्कुलेशन को हम क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। दैट मीन्स फॉर अवॉइडिंग द रिसर्कुलेशन ऑफ द एयर इन द ड्रिफ्ट, द फैन इज installed at a 5 meter distance from a 5 meter distance from nearest point of corner of drift, nearest corner of drift। Okay, if the any of them, you can use any of them, whether it is auxiliary fan, forcing fan or exhaust fan, you can use any of them। Okay, but if drift is long, okay, up to 300 meter, there is no any issue। Okay, but if drift is long, अगर ड्रिफ्ट की लंबाई आपकी ज्यादा है, 300 मीटर से अधिक है, that means that is more than 300 meters। Okay, more than 300 meters, then for efficient ventilation and speedy removal of the fumes after blasting। okay, मतलब कि एक अच्छा वेंटिलेशन प्रोवाइड कराने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि जो धुआं उठ रहा है, जो गैसेस आ रही हैं, उनको बहुत तेजी से रिमूव किया जा सके, तो उसके ब्लास्टिंग के बाद, तो उसके लिए आपको एक एफिशिएंट वेंटिलेशन सिस्टम यूज करना पड़ेगा। एंड फॉर इन दैट केस वी हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ exhaust and forcing fan। okay, forcing fan, we will use the combination of exhaust and forcing fan। तो हाँ, तो जो आपका एफिशिएंट वेंटिलेशन अगर आपको प्रोवाइड कराना है, अगर 300 मीटर से अधिक का आपका ड्रिफ्ट की लंबाई है, तो उस केस में आप एग्जॉस्ट और फोर्सिंग फैन के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो एग्जॉस्ट का ट्यूब होता है, तो आपका एग्जॉस्ट ट्यूब भाई, ट्यूब की मदद से आप हवा को कहां तक पहुंचा रहे हैं, फेस तक पहुंचा रहे हैं। यू विल यूज द ट्यूब, एग्जॉस्ट ट्यूब, टू वेंटिलेट द फेस ऑफ द ड्रिफ्ट। ओके, so that sufficient air could reach the face, and the exhaust tube is within 2 मीटर of face। जो एग्जॉस्ट ट्यूब है फेस से 2 मीटर के भीतर होता है, ठीक है।
एंड फोर्सिंग फैन, साइट ऑफ फोर्सिंग फैन। जो फोर्सिंग फैन होता है वो आपका एग्जॉस्ट ट्यूब का जो एंड है उससे कम से कम 10 मीटर की दूरी पर होता है, ताकि रिसर्कुलेशन को अवॉइड किया जा सके। दैट मीन्स इफ दिस इज योर ड्रिफ्ट, ओके, अगर ये आपका ड्रिफ्ट है, ये आपका फेस है, अब आपने एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे लगाया, यू हैव प्लेस्ड योर एग्जॉस्ट फैन ओवर देयर इन द ड्रिफ्ट, connected with a tube, okay, connected with a tube. The tube end will be within 2 meters of the face, within 2 meter of the face, within 2 meters of the face. Now you will place the forcing fan, forcing fan. Now, so air will go to the face, and from the face the forcing fan will get it and it will force it outside the mines, okay. Now, to avoid recirculation of air, the distance between the exhaust fan and the tube end of a forcing fan should be at least 10 meters. Okay, this distance must be at least 10 meters. ठीक है, तो 10 मीटर आपका कम से कम क्या होना चाहिए, दूरी पर होना चाहिए, ताकि एयर के रिसर्कुलेशन को अवॉइड किया जा सके। एयर क्वांटिटी, एयर कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, एयर क्वांटिटी, तो एयर की क्वांटिटी बोलते हैं कि इफ डीजल इंजन इज यूज्ड, ठीक है, तो एयर की क्वांटिटी कम से कम 200 क्यूबिक मीटर पर मिनट होनी चाहिए। इफ डीजल इज इंजन इज यूज्ड देन द एयर क्वांटिटी मस्ट बी एटलीस्ट 200 क्यूबिक मीटर पर मिनट फॉर अ 4.2 मीटर इंटू 2 मीटर क्रॉस सेक्शन ड्रिफ्ट, ओके, फॉर ड्रिफ्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन 4.2 मीटर इंटू 2 मीटर, ओके। तो 4.2 मीटर बाय 2 मीटर का अगर आपका क्या है, आपका ड्रिफ्ट की क्रॉस सेक्शन है, तो कम से कम आपको 200 मीटर क्यूब वाला पर मिनट वाला जो है तो एयर की क्वांटिटी आपको प्रोवाइड करानी है, ठीक है। अब डीजीएमएस सर्कुलर क्या बोलता है, तो डीजीएमएस सर्कुलर का ये क्या कहना ये है कि भाई 5 मिनट में 5 पीपीएम नाइट्रस फ्यूम्स, 50 पीपीएम आप कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके का अरेंजमेंट करें रिमूव हो सके, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत से बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट अपन आगे का जो है तो मेटल माइंस का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और मैकेनाइज्ड तरीके से कैसे कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।